टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार होंगी जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और हम और गौरी इस शो में कई सारी बातें करेंगे, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एनआरआई को हो रही रेंटल इनकम पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी। अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा की हो रही है प्रोफेशनल इनकम तो कितना देना होगा टैक्स, और दूर करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस में जीएसटी की दुविधा। इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात इस बार शो में एनआरआई की। कई सारे एनआरआई हैं जिनको डॉलर से अच्छी खासी कमाई होती है, और उस कमाई को के लिए वो अपना जो निवेश करते हैं उसमें प्रॉपर्टी मार्केट को एक बड़ा ही सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मान के चलते हैं और प्रॉपर्टी मार्केट में पैसा लगाते हैं, फिर वहाँ से रेंटल इनकम उनको होता है। तो एक काफ़ी बड़ा ट्रेंड है और पिछले दिनों में ट्रेंड काफ़ी बढ़ा भी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे एनआरआईज के लिए उनके रेंटल इनकम पर क्या कोई टैक्स लगता है? क्या लगता है तो कैसे लगता है, कितना लगता है, सारे कुछ बातचीत करें गौरी से। गौरी, सबसे पहली बात ये, एनआरआई अगर डॉलर से कोई इनकम कमाते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, तो रेंटल इनकम क्या टैक्सेबल माना जाएगा? देखिए, इसमें लक्ष्मण दो चीज़ें हैं। सबसे पहली तो ये कि उन्होंने डॉलर में कमाया या जिस भी करेंसी में कमा के इंडिया में निवेश किया, प्रॉपर्टी ली और उस पर रेंटल इनकम कमाई। या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी एंसेस्ट्रल कोई प्रॉपर्टी है और अब वो बाहर मूव हो चुके हैं, तो यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को उन्होंने रेंट पे दे दिया। तो जो रेंटल इनकम आपकी इंडिया में आएगी, अब आपने उस प्रॉपर्टी को कैसे भी खरीदा हो, अपने पैसों से जो फॉरेन करेंसी में खरीदा हो या आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, आपको जो इनकम आएगी वो तो आपको रुपीस में ही आएगी, आईएनआर में। अब जो आपको ये इनकम आ रही है, ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। इसमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के नियम बिल्कुल सेम है। आपकी जो भी इनकम होगी उसमें से आप म्युनिसिपल टैक्सेस जो आपने पे किए हैं वो माइनस कर देंगे। 30% की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपका टैक्सेबल होगा। लेकिन क्योंकि आप एनआरआई हैं, तो जो भी व्यक्ति आपको रेंट दे रहा है वो आपका टीडीएस काटेगा एज पर सेक्शन 195, जिसमें आपका टीडीएस काफी ज्यादा कट जाता है। और अगर आपका इतना टीडीएस बनता नहीं है, इतना टैक्स नहीं बनता और टीडीएस आपका ज्यादा कट रहा है, तो इस केस में आप असेसिंग ऑफिसर से एक लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट ला सकते हैं, जिसमें यह लिखा होगा कि आपका इतना टैक्स नहीं बनता, तो इतना टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये ले आते हैं तो आपका जो टीडीएस है वो कम कटेगा, लेकिन रिटर्न भरनी बहुत जरूरी है। चाहे आपका टीडीएस कम कटे या ज्यादा कटे, आपको पे करना है, बाद में टैक्स या रिफंड लेना है या ब्रेक इवन है, इन आइदर केस आपको जो है रिटर्न वो भरनी बहुत जरूरी है। तो ऐसे मामले में रिटर्न के लिए क्या कोई अलग कॉलम होता है, कोई अलग फॉर्म होता है जिसको भरना होता है? देखिए, जो रेजिडेंट्स होते हैं वो जैसे कुछ फॉर्म्स हैं जो भर ही नहीं सकते, जैसे ITR 1 है, वो नॉन रेजिडेंट भर ही नहीं सकता, तो उनको ITR 2 भरनी होगी। अब इस केस में जब वो ITR 2 भरेंगे तो उसमें वो सिलेक्ट करेंगे कि वो नॉन रेजिडेंट है और अपनी पूरी इनकम दिखाएंगे। अब इसमें लक्ष्मण एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो आप जिस कंट्री में हैं, हो सकता है आपकी इंडिया की इनकम उस कंट्री में भी टैक्सेबल हो, लेकिन अगर उस कंट्री का इंडिया के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो हो सकता है आपको वहां पे टैक्स ना देना पड़े। तो आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री का लॉ भी आपको देखना है और उनका अग्रीमेंट इंडिया के साथ भी देखना है, क्योंकि इंडिया में तो आप पूरा टैक्स दे देंगे, लेकिन जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहां की टैक्स लायबिलिटी आपको चेक करनी होगी, वहां के किसी लोकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके। ये देखना होगा कि जहां आप रह रहे हैं उनके साथ डीटीए साइन है कि नहीं है। डीटीए साइन नहीं है तो फिर उसके हिसाब से भी आपको टैक्स देनदारी। वैसे ज्यादातर कंट्रीज के साथ लक्ष्मण डीटीए इंडिया का है। अब मुझे लगता है कि जो एनआरआई इन्वेस्ट करते हैं ऐसे इनकम में, तो उनको इस बात का पता होता है कि हमें डीटीए है तो यहाँ पे बेनिफिट हम उठा सकते हैं। अच्छा, एक और बात बातचीत में गौरी ने कहा कि ऐसे मामलों में एनआरआई हो या रेजिडेंट हो, दोनों में कोई टैक्सेशन का अंतर नहीं होता है, दोनों में 30% के आसपास का ही टैक्स लगता है वहाँ पे। क्यों? नहीं, देखिए 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। उसके बाद आपकी जितनी इनकम है वो आपकी स्लैब रेट पे आ जाएगी, और स्लैब रेट का जो नॉन रेजिडेंट्स का स्लैब होता है वो मिलता है। उसमें उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता। कुछ चीजें हैं, कुछ सेक्शंस हैं जो रेजिडेंट्स को बेनिफिट मिलता है, नॉन रेजिडेंट्स को नहीं मिलता। लेकिन जो टैक्सेबिलिटी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है, जिसमें कहा गया है कि म्युनिसिपल टैक्सेस आप घटा सकते हैं और 30% की डिडक्शन ले सकते हैं, वो एज इट इज सेम है नॉन रेजिडेंट्स के लिए। लेकिन आपने ये सारी बात बताई हाउसिंग प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। अगर रेंटल इनकम कमर्शियल से हो रही है तो सेम फार्मूला लागू होगा? कोई भी रेंटल इनकम, बिल्कुल कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी है तो भी सेम रूल अप्लाई होगा। चलिए, तो इसका ख्याल रखिएगा। अगर आप एनआरआई हैं, आपको रेंटल इनकम हो रही है, तो आप इस
तरीके से अपने टैक्स की देनदारी का कैलकुलेशन कर सकते हैं और टैक्स को कैसे कम कर सकते हैं वो भी आपको गौरी ने बताया है। तो ये काफ़ी उपयोगी है उन लोगों के लिए जो बाहर रह कर यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं और यहाँ पे उनसे रेंटल इनकम उनको हो रहा होता है। चलिए बस शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं झारखंड, जहाँ से सुदेश वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदेश जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मैंने अपने बेटे को एक मकान खरीद करके 50 लाख रुपए का उसे लोन भी दिया है 50 लाख रुपए का। तो उससे जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो मेरे म्यूचुअल फंड में वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है विदाउट पेइंग मी, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है। तो क्या मुझे उसे अपने इनकम में जो इंटरेस्ट मिल रही है हाउसिंग लोन की वो दिखाना होगा? सबसे पहले तो बिल्कुल आपको ये 2 लाख रुपए अपनी इनकम में दिखाने होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपने ये जो पूरी ट्रांजैक्शन की है ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है। कल को अगर नोटिस आया तो आपके लिए एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है कि ये एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन है क्या। तो आपको इसमें कुछ स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले, क्योंकि आपने लोन दिया है उनको, आप क्लियर हैं, आप एक लोन एग्रीमेंट बनवाएंगे, उसमें लिखेंगे कि आप उनसे कितना इंटरेस्ट लेंगे। दूसरा, जितना भी इंटरेस्ट जो आप कह रहे हैं, जैसे साल का 2 लाख रुपए वो आपको दे रहे हैं, तो पहले तो जब वो आपको पैसा दे रहे हैं तो उसमें कुछ प्रिंसिपल अमाउंट की भी रीपेमेंट होगी और इंटरेस्ट की भी होगी। जितना भी इंटरेस्ट वो आपको रीपे करेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट वो डायरेक्टली आपके म्यूचुअल फंड्स में ना जमा करके आपको दें, क्योंकि आजकल सेबी भी बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको अपने अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करनी होती है। आप किसी और के नाम से ऐसे इन्वेस्टमेंट शायद नहीं कर सकते, वो सही तरीका भी नहीं है। तो अपने बेटे को बोलिए कि जो अमाउंट वो आपके म्यूचुअल फंड्स में जमा कर रहे हैं उससे बेटर है कि वो आपके अकाउंट में जमा करें, आप अपने अकाउंट से डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में जो है निवेश करें। वो बेटर ट्रांजैक्शन है। कल को कोई दिक्कत आएगी तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर आपने ये लोन नहीं दिया होता तो ये गिफ्ट होती, तो आपको गिफ्ट में इंटरेस्ट का कोई जो है प्रोविजन वो नहीं है और आप इजीली अपने बेटे को दे सकते थे। तो आइदर केस आप डिसाइड करें ये लोन है या गिफ्ट है। जैसे आप क्लियर हैं लोन है तो लोन एग्रीमेंट बनाना बहुत जरूरी है, और अगर किसी और के केस में ये सेम गिफ्ट के तौर पे होता तो गिफ्ट डीड बनानी भी जरूरी है। तो आपको क्लैरिटी के साथ चलना है। कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सवाल उठाए तो आप उसको क्लियर कर पाए कि आपका ये ट्रांजैक्शन किस तरह से है। चलते हैं सीधे भोपाल, जहां से किरण नावरे जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। किरण जी नमस्कार। हाँ नमस्कार लक्ष्मण जी। जी मैं नमस्कार। आपका श्रोता हूँ सीएनबीसी का 25 साल से। क्या बात कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू करते हैं। सीएनबीसी और ये सीबीडीटी के चेयरमैन गुप्ता जी का इंटरव्यू किया था, बहुत एक्सीलेंट इंटरव्यू था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं सवाल क्या आपके पास? मेरा भी उसी रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरा क्या है कि टीडीएस का आउटस्टैंडिंग डिमांड आ गया 2017-18 में, जिस समय मेरा रिफंड ड्यू हो गया था। तो क्या है कि मैंने जो 2008 और 9 और 11 और 12 में जो मेरा फॉर्म नंबर 16 था उसमें लास्ट अल्फाबेट गलत लिख दिया था एम्प्लॉयर ने, ए के जगह एन लिख दिया था। अच्छा। तो क्या हुआ कि वो टीडीएस की डिमांड आ गई थी। अच्छा। तो फिर मैंने जब उनको ये जो लेटर है मैंने इनकम टैक्स को भी दिया था मैन्युअली 29/10/2015 को, कि उसमें, और उनका एक्नॉलेजमेंट भी मेरे पास है कि ऐसा ऐसा मेरा पैन नंबर गलत हो गया, इसको करेक्शन कर दीजिए आप। लेकिन इन द मीन टाइम क्या हो गया कि उनके यहाँ फिर पूरा कंप्यूटराइजेशन हो गया और उन्होंने कुछ किया नहीं उसमें। तो फिर इस बारे में मैं वहाँ इनकम टैक्स ऑफिस भोपाल गया था। अच्छा। और उनसे पूछा, मैंने कहा ये तो आपका एक्नॉलेजमेंट आप करेक्ट कर दीजिए। तो बोले नहीं, इसको आप 26A में करना पड़ेगा एम्प्लॉयर से। और मैं बैंक में रिटायर्ड मैनेजर हूँ, तो उस समय बिहार में पोस्टिंग था मेरा। अच्छा। तो मैंने जब एम्प्लॉयर को कहा वहाँ, तो वो बोले कि सर आपके ट्रेसेस की फाइल नहीं खुल रही है, वो करप्ट हो गई है। अच्छा। तो अभी क्या तरीका है कि मेरा रिफंड वापस हो सकता है? 27-28 हजार रुपए। मैं रिटायर्ड हूँ। मैं समझ गया गौरी, क्या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है? देखिए बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन तो है इसमें। तो सबसे पहले तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही होगी कि आपका एम्प्लॉयर थोड़ा सा सपोर्ट करे और कुछ रिवीजन कर सकता है टीडीएस रिटर्न में तो करे। नहीं है ये ऑप्शन तो दूसरी ऑप्शन है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको खुद डिपार्टमेंट जाना होगा, मैनुअल लेटर लेके और रिक्वेस्ट करनी होगी। बिल्कुल एक बार जाने से नहीं होगा, 2-4 बार जाना होगा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन हो जाता है। तीसरा ये है कि आपने डिपार्टमेंट तो जाना ही है फिजिकल लेटर लेके, इसके साथ साथ आप ऑनलाइन एक ग्रीवियंस भी डाल दीजिए, पूरा मैटर एक्सप्लेन करते हुए कि क्या हुआ है,
कैसे गलती हुई है। हो सके तो अपने एम्प्लॉयर से, जबकि वो टीडीएस रिटर्न तो रिवाइज नहीं कर रहा, लेकिन आपको एटलीस्ट एक लेटर दे दे जहाँ पे ये लिखा हो कि हमसे ये गलती हुई है और हमारी जो ट्रेसेस की फाइल है वो करप्ट हो गई है, हम किसी भी रीजन के, जो भी रीजन है उनके पास कि हम अपनी टीडीएस रिटर्न रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, और वो लेटर भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कीजिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक ही बार जाने से नहीं होगा, आपको थोड़ा फॉलो अप करना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा और थोड़ा समय इसमें लग सकता है। हालांकि इसमें किरण जी जो इन्होंने कहा उसको फॉलो करिए, और जो आपने समस्या बताई है हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, शो में चलाएंगे भी, और उसको हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी फॉरवर्ड करेंगे और देखेंगे कि कुछ गुंजाइश निकलती कि निकलती, ताकि आपके मामले पर विशेष ध्यान दिया जाए। रकम भी अच्छी खासी है, आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने की स्थिति में भी नहीं हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये समस्या सुलझे, जल्द से जल्द सुलझे। फिर भी ना सुलझे तो आप हमारे tax@moneycontrol.com पे लिखिएगा, इसका कोई ना कोई उपाय निकाला जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। और सबसे पहले चलते हैं अब उत्तर प्रदेश, जहां मेरठ से पुनीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। जी बताएं, क्या सवाल है आपके पास? जी मेरा प्रश्न मेरे फादर के संबंध में है। जी जी। ये स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं और अभी जो है प्रेजेंटली पेंशनर हैं। हाँ। इनका कैंसर का ट्रीटमेंट हमने एक हॉस्पिटल में कराया था। अच्छा। जो कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा अनुमोदित है। और मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए हमने एम्प्लॉयर को अपने बिल सबमिट किए थे। लेकिन एम्प्लॉयर ने इसमें सेक्शन 192 में टीडीएस लेस करने के बाद हमको पेमेंट किया है, जबकि सेक्शन 17(2) सेकंड बी में ये टीडीएस से एग्जेम्प्ट होना चाहिए था। तो इस संबंध में हमने अपने एम्प्लॉयर को लिखा था कि इसको आप रिवाइज करा दीजिए, टीडीएस रिटर्न का रिवीजन आप फाइल कर दीजिए। जिसकी पुष्टि भी ये करा चुके हैं इनकम टैक्स ऑफिस से, टीडीएस ऑफिसर से, उन्होंने भी रिप्लाई फेवरेबली दिया है। परंतु इन्होंने टीडीएस रिटर्न रिवाइज करने से मना कर दिया है। अच्छा। और ये पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस जो है राइटिंग में है। अच्छा। इसके उपरांत फिर हमने भी अपने पत्र के माध्यम से अपने असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया था कि इसमें जरूरी जो डायरेक्शन हैं वो प्लीज प्रोवाइड करें, लेकिन वहां से भी हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो अब आपके शो के माध्यम से मुझसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा एक्सपर्ट को कि इसमें हमारे पास जो मौजूद विकल्प हैं कृपया उसके बारे में मार्गदर्शन करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो, एक सवाल है मेरा, आप इस साल की रिटर्न भर चुके हैं या कौन से साल का है ये? फाइनेंशियल ईयर 22-23 का था और रिटर्न भर चुके हैं, या इस फाइनेंशियल ईयर में कटा है ये टीडीएस? ये करंट फाइनेंशियल ईयर का मैटर है। 23-24 जी ठीक है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहली अगेन मेरी प्रेफरेंस यही है कि आप थोड़ा सा एम्प्लॉयर को पुश करें कि वो टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करें, क्योंकि अगर वो टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करेंगे, आपको सही फॉर्म 16 देंगे, आप फॉर्म 16 के बेसिस पे अपनी रिटर्न भरेंगे तो आपको नोटिस आने का कोई चांस नहीं है। अगर वो बिल्कुल नहीं मानता, आपने पूरी कोशिश करनी है कि वो मान जाए। अगर वो बिल्कुल ही नहीं मानते आपके एम्प्लॉयर, तो आप उस केस में अपनी एक्चुअल रिटर्न भर सकते हैं, जिसमें आप दिखा सकते हैं कि ये जो अमाउंट आपको मिला था ये आपका जो टैक्सेबिलिटी है वो टैक्सेबिलिटी नहीं है, आपकी एग्जेम्प्ट है और 192 में उन्होंने गलत टीडीएस काट लिया है। लेकिन आपको तैयार इस बात के लिए रहना है कि जहां आप ये चेंजेस करेंगे आपको विद इन फ्यू डेज आपके पास नोटिस आ जाएगा या इमीडिएटली भी आ सकता है। अब आपको प्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास जितना मैं समझ पाई हूँ सारी डॉक्यूमेंटेशन है और सब कुछ है और आप प्रूफ कर पाएंगे। लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि नोटिस आएगा इस केस में और आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए अपना पॉइंट कि एम्प्लॉयर ने गलत टीडीएस काटा है और वो टीडीएस नहीं बनता था, ये आपका जो अमाउंट था ये एग्जेम्प्ट था। तो सबसे पहली प्रेफरेंस आपने एम्प्लॉयर को फोर्स करना है, नहीं करते तो फिर आप ऐसे रिटर्न भर के आप अपना रिफंड क्लेम कर लेंगे और आप इसको प्रूव करेंगे कि आपने ये सही रिटर्न क्लेम की है। लेकिन उससे पहले डबली ट्रिपली श्योर हो जाइएगा कि आप जो रिटर्न भर रहे हैं वो सही है, क्योंकि अगर आपके एंड पे कोई गलती हुई तो फिर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी और जो टैक्स का अमाउंट है वो सब पे करना पड़ सकता है। पुनीत जी क्लियर है सब कुछ? बस मैं एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहूंगा जी, कि यदि इसको इनकम टैक्स रिटर्न के माध्यम से हम क्लेम करने के लिए कोशिश करते हैं तो किस सेक्शन में हमको ये टीडीएस रिफंड क्लेम करना है?
देखिए इस केस में क्या होगा, जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे, सपोज कीजिए आपका 1 लाख की इनकम है और आपको 10,000 की मेडिकल आपको रिइंबर्समेंट मिली थी, तो अब हुआ क्या इस केस में, आपके एम्प्लॉयर ने 1,10,000 पे TDS काट लिया। तो आप जब रिटर्न भरेंगे आप सिर्फ 1 लाख पे टैक्स दिखाएंगे और बताएंगे कि आपका 1 लाख का टैक्सेबल इनकम है, 10,000 आपकी एग्जेम्प्ट है। तो आपकी ऑटोमेटिकली जब सिस्टम कंप्यूट करेगा तो वो जो बैलेंस अमाउंट है वो आपका रिफंड बन जाएगा और वो आपके विद इन फ्यू डेज आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, प्रोवाइडेड आप उस नोटिस का जो आपके पास आया होगा मिसमैच का उसको सही से जवाब दे दें। चलिए, उम्मीद करते हैं पुनीत जी कि इस तरीके से आपकी समस्या सुलझ पाएगी। और अब चलते हैं जालंधर, जहां से प्रवीण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? सर ऐसा है, मेरा एक कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाया था मैंने एक बिल्डर के अगेंस्ट। मैंने बिल्डर को पेमेंट की थी अराउंड 40 लाख के करीब, ठीक है, और उसने मेरे को प्लॉट अलॉट नहीं किया। फिर मैंने कंज्यूमर कोर्ट में केस लगा दिया और मेरे को नेशनल लोक अदालत में ना मेरी फेवर में अवार्ड दिया है नेशनल लोक अदालत ने। लमसम पेमेंट दे रहे हैं कि अराउंड 60 लाख वो लमसम 4 मंथ्स में रीपे कर देंगे मेरे को। मेरे को ये पूछना था कि मेरी जो रिटर्न फाइल करनी है 23-24 वाली, ठीक है, इसमें मेरे को कोई टैक्स लायबिलिटी बनेगी? इनकम टैक्स लायबिलिटी, मैं पेंशनर हूँ। अच्छा, ठीक है। देखिए टैक्स लायबिलिटी तो बिल्कुल बनेगी। तो टैक्स लायबिलिटी कौन से हेड में बनेगी वो देखने के लिए आपको जो कोर्ट का ऑर्डर है वो देखना है। अगर कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि आपका 40 लाख तो आपने जो अमाउंट दिया था वो हम आपको एज इट इज वापस कर रहे हैं, उसके ऊपर 20 लाख का हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप टैक्सेबल कर देंगे। या उसमें अगर लिखा है कि इंटरेस्ट दे रहे हैं और उस जो कॉम्पनसेशन आपको दे रहे हैं उसके ऊपर भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें आपको 50% की डिडक्शन भी मिल जाएगी। तो इसमें आपको नेचर देखनी है कि जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है। ये जो बैलेंस देखिए, जो 40 लाख आपने दिया था बिल्डर को, उस पर तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, वो तो आप ही का पैसा था। उसके ऊपर जो आपको पैसा वापस मिल रहा है वो किस नेचर का है, उस हेड में टैक्सेबल होगा, लेकिन टैक्सेबिलिटी जरूर होगी और इस अमाउंट को आपको अपनी इनकम में जोड़कर इसके ऊपर टैक्स देना बहुत जरूरी है। चलिए अब चलते हैं समस्तीपुर बिहार, जहां से जितेंद्र कुमार सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार जी जी, लक्ष्मण जी, मेरे क्वेरी को अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए आपको धन्यवाद। जी 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 जी, और मेरा क्वेरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगता है। अच्छा, यदि किसी व्यक्ति को एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड से 7 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो न्यू टैक्स रिजीम पर उस पर टैक्स क्या लगेगा? ठीक है, देखिए ये सवाल जितना आसान लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपका जब आप न्यू रिजीम में टैक्स पे कर रहे हैं और आपकी और कोई इनकम नहीं है, तो आपको सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे वैसे तो 15% टैक्स लगता है, लेकिन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा मिल जाएगा क्योंकि आपकी और कोई इनकम नहीं है, तो 3 लाख का फायदा तो आपको वहीं मिल गया। बैलेंस के ऊपर आपको टैक्स देना होगा 15%, लेकिन साथ ही आपको रिबेट मिलेगी जो आप, क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख तक है तो जो बैलेंस अमाउंट है उसकी आपको रिबेट भी मिलेगी। तो बेसिकली आपका जो टैक्स पेबल बनेगा वो 42,500 का बनेगा जो जिसमें आपको रिबेट भी मिल गई और आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा भी मिल गया। तो जितेंद्र जी आपके सवालों का जवाब मिल गया? जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस में जीएसटी की दुविधा कैसे दूर हो सकती है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब चलते हैं सीधा राजकोट गुजरात, जहां से अनिल कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? ये प्रोप्राइटर फर्म है हमारा जीएसटी का, मेरा और मेरे सन का। अच्छा, उसको पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना है, तो जीएसटी का जो क्रेडिट का है वो कैसे लेना है, माल जो है गोल्ड सिल्वर का वो कैसे पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना है? ठीक है, तो देखिए जैसे आपकी और आपके सन की प्रोप्राइटरशिप्स हैं, तो आपकी 2 प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं। अब आप एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, तो जो प्रोप्राइटरशिप्स हैं उसमें तो आपका पर्सनल पैन चल रहा होगा, और जब आप पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे तो उसका एक नया पैन आ जाएगा, तो इनकम टैक्स की नज़रों में एक अलग फाइल खुल जाएगी, एक अलग आइडेंटिटी बन जाएगी।
तो अब आप जब आपका जो जीएसटी का क्रेडिट पड़ा है, अब आप जब उसको स्टॉक को ट्रांसफर करेंगे, देखिए आप जब पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे तो एक तो आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर आप उसमें कोई स्टॉक लेके आ रहे हैं, जैसे आप अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म से उसमें स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप दिखाएंगे कि आपकी प्रोप्राइटरशिप ने सेल की है पार्टनरशिप को, तो उसमें जीएसटी आएगा। तो वो आपका प्रोप्राइटरशिप में जीएसटी का इनपुट आप क्लेम कर लेंगे और यहाँ पे आपको इनपुट मिल जाएगा। तो आपका ये स्टॉक आपको दिखाना होगा कि आपने सेल कर दिया है इस पार्टनरशिप फर्म को। चलिए अनिल जी, उम्मीद करता हूं कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार।